शहर भी आपका कानपुर है। कानपुर में उद्योग की क्या स्थिति है प्रदेश का आईना देखते हुए? देखिए, कानपुर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन है। कालांतर में जिस समय भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय अपनी मिलें चलाता था पूरे देश भर में, उसमें कानपुर भी एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन था। लेकिन कई दशक पहले जिस समय इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, इन सारी की सारी मिलें बंद होगी। उसके पीछे कई कारण होंगे। सरकार की इच्छा शक्ति तत्कालीन नहीं रही होगी, लेकिन आज वो प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो गए हैं। नई मशीनरी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए प्रकार की डिमांड बढ़ गई है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर आज उत्तर प्रदेश में एनसीआर पार्ट के उस गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की अपनी एडवांटेजेस हैं, वो विशेष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाते से उसका सृजन हुआ था, तो कानपुर आज भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। अंतर केवल इस बात का हो सकता है कि कपड़ा मिल से वो शिफ्ट हो गया। जिस समय कपड़ा मिलें होती थी उस समय सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करने का काम उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। आज होता है। आज खाने वाला तेल उत्तर प्रदेश में, कानपुर में सबसे ज़्यादा होता है। देश में इसका स्थान है। जिस समय कपड़ा मिले थी उस समय खाने के मसाले उत्तर प्रदेश में, कानपुर में नहीं थे, आज कानपुर में हैं। जिस समय कपड़ा मिले चलती थी उस समय लेदर उद्योग का शुरुआत हुई थी। आज लेदर उद्योग देश का अगर दूसरे तीसरे नंबर पर है तो कानपुर है। अगर होजरी उद्योग है आज तो कानपुर में है। साबुन की फैक्ट्रीज अगर बड़ी हैं तो वो आज कानपुर में है। डिफेंस से संबंधित पीएसयूज के माध्यम से जिस समय डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आया तो आज वो कानपुर में है। आज कानपुर महानगर में बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज का एक आकर्षण हो रहा है। और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडस्ट्रीज के लिए जो 2017 से पहले सबसे लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। 52 कॉरपोरेशन है, चाहे फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कितने भी हो, लेबर ऑफिस जहां से पूरा प्रदेश चलता है वो यूपी बिलोंग करता है। आईआईटी कानपुर में है, शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, एचबीडीआई कानपुर में है, और घूम के देख लीजिए कहीं नहीं है। पैन यूपी ये सब कुछ यहीं पे हुआ। बीएचयू को बाद में दिया गया, एक मान्यता दे दी गई। उसके बावजूद हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, जब भी ये कानपुर की तरफ आए तो वही खुदाई, वही मट्टी, वही धूल, वही ट्रैफिक जाम। ये क्या है? ये क्यों सूरत नहीं बदल रही है कानपुर की, जबकि सब कुछ कानपुर में और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है? मुझे लगता है कि मनोज जी बहुत दिनों के बाद कानपुर आए हैं। अगर कानपुर में आने के बाद जरा कानपुर घूमते तो वो जमाना गया कि अभी हम लोगों ने, आपने ध्यान दिया होगा कि गति शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अष्टमी वाले दिन उसको लॉन्च किया था। उन्होंने इसी बात को कहा था कि देश में बहुत सारे स्थानों के ऊपर कार्य प्रगति के ऊपर है बोर्ड, यही लगा रहता था, गति शक्ति, अगर आपने देखा हो। आज ऐसी स्थितियां नहीं है। देखिए, आज कानपुर महानगर एक डेड सिटी नहीं है। 2017 से पहले यहाँ के रहने वाले लोग केवल ये समझते थे कि यहाँ पर कुछ नहीं है। आज सफाई के माध्यम से कानपुर महानगर देश में पहले 10 स्थानों पर आता है। आज जिस समय उसकी रैंकिंग होती है शहर के, तो हम देश में 16वें नंबर के ऊपर आते हैं। आज अगर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखी जाए तो कानपुर महानगर में जितनी तेज़ी से रोड्स और पुल बने शायद ऐसे पहले कभी नहीं। आज जिस प्रकार से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रिंग रोड और बाकी दूसरी सड़कों का काम हो रहा है, शायद पहले कभी भी नहीं हुआ। आज मेट्रो एक सेक्शन में चालू करने के लिए तैयार है और आगे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो आज कानपुर महानगर, देखिए, कानपुर के लोग कानपुर के साथ आज खड़े हैं, इस विश्वास के साथ खड़े हैं कि उनको लगता है कि कोई उनका सहयोग, उनका संरक्षण, उनका साथ देने वाला है। पहले इसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था। आज कानपुर महानगर एक प्रगति के पथ के ऊपर आ गया और कानपुर महानगर ने अपनी पुरानी पहचान बनाई है। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा, लोग कहते थे, बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग कहते थे इसको सिंगापुर बनाएंगे कि क्या क्या बनाएंगे, मुझे नहीं मालूम। तो मैं ये कहता था कि कानपुर को कानपुर की पहचान मिल सके, यही बहुत बड़ी बात है। और आज मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कानपुर को कानपुर की पहचान मिल रही है। हमने कानपुर में उद्योगों की बात की मंत्री जी, लेकिन पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर थी और अब कुछ ही महीने के बाद आपको वापस चुनाव में जाना है। तो उद्योग विभाग की क्या कामयाबी है बीते 5 साल में, वो जनता के सामने आपको रखना पड़ेगा।
देखिए, उद्योग विभाग की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैंने आपको कहा कि आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। औद्योगिक विकास विभाग के जितने भी अथॉरिटीज़ होती थी, अब आजकल अथॉरिटीज़ हैं, पहले कॉरपोरेशन भी होती थी, तो वो केवल भ्रष्टाचार के अड्डे के नाते से मशहूर होते थे। कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से लगानी है तो उसको 1000 दिन तक किसी भी प्रकार की कोई क्लियरेंसेस की जरूरत नहीं। केवल वो सूचना दे दे कि हमने इंडस्ट्री लगानी है तो वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। बाकी अपने जो भी परमिट और जो भी परमिशंस हैं वो 1000 दिन तक ले सकता है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ। आज ODOP के माध्यम से हर जिले का एक विशेष जो स्थान हुआ करता था उसकी पहचान दोबारा बनाई गई है। आज जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते थे जिनकी हालत इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से बहुत खराब थी, उसमें सुधार हुआ है। आज मैंने बोला कि आज एक विश्वास जगा है लोगों के। आज इस बात के लिए विश्वास जगह है कि पिछली सरकारों में इंडस्ट्री के लिए बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं। आज 24/7 डेडिकेटेड पावर सप्लाई इंडस्ट्रीज के लिए है। ये आज ये इंडस्ट्रीज के लिए, पहले पिछली सरकारों में इंडस्ट्रीज को एक वसूली का जरिया माना जाता था। आज बहुत सख्ती है, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता किसी भी इंडस्ट्रीज को टेलीफोन करके उससे वसूली करने के लिए। आज एक उद्योगीकरण का ये नया वातावरण बना है। हाँ, जिस चुनाव में आप जा रहे हैं, बमुश्किल 2-3 महीने का मसला रह गया है, उस चुनाव में आप किस चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं? कानून व्यवस्था को या औद्योगिकीकरण को? और व्यापारियों की आपको लगता है कि कुछ इस तरीके का सुगमता हो गई है कि आप बता सकेंगे व्यापारियों की नहीं भाई हमने आपके लिए काम किया, या कानून व्यवस्था ही सबसे टॉप पर रही है? सारी बातें एक साथ चलती हैं, आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। अगर हम आज कहें कि हम कानून व्यवस्था को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हम शिक्षा को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। बच्चे स्कूल में जाते थे बेसिक शिक्षा के, तो चप्पल उतार कर बाहर जमीन के ऊपर बैठते थे। उनको कार्यक्रम कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो जीर्ण शीर्ण स्कूल थे उनको समाप्त किया गया। सुंदर फर्श बनाई गई, मेज और कुर्सी बच्चों को दी जा रही है। शिक्षा के माध्यम से भी कहा, स्वास्थ्य के माध्यम से भी इस बात को कहा जा सकता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर इस देश में कोविड आया, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई। और शिक्षा है, कानून व्यवस्था है, नहरों में पानी है, खेतों में सिंचाई है, बिजली पर्याप्त उपलब्ध है, इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ की है, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है, फिर ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाकर क्या ठीक किया गया था? नहीं, ये कार सेवकों जिस समय आज इस बात के ये कहना चाहिए, ये बात क्यों आ रही है? इसलिए नहीं आ रही कि हमने काम किया तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाकर ठीक किया गया था, ये इसलिए नहीं पूछ रहे। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व के ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे, जो कोर्ट में एफिडेविट देते थे कि भगवान राम इस धरती के ऊपर अवतरित भी हुए थे, जन्म भी लिया था कि नहीं लिया था, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि दो राजनीतिक दल जिस समय मिल जाते थे तो नारा लगाते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। आज इसलिए पूछा जा रहा है कि जो कम्युनिस्ट कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को हटाकर यहाँ पर शौचालय बना दिया जाए, आज इसलिए कहा जा रहा है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से चिढ़ते थे, जिनको उस नाते से चिढ़ आती थी, आज वो भगवान की शरण में है। ये बात बता रहे हैं, हम इस बात को नहीं बता रहे। हम तो आप हमारे से ये बात आज नहीं पूछ रहे। सौभाग्य से मेरे क्षेत्र की जनता की कृपा से मैं 1991 से विधायक हूं और 1991 से मेरे से लगातार मीडिया और आप लोग ये प्रश्न पूछते आए हो कि आप भगवान की शरण में ही जाओगे क्या, और हम कहते थे हम भगवान की शरण में जाएंगे। जिस समय विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया राम जन्मभूमि का, तो ये सारे के सारे दल गाली दे देकर, पानी पी पी कर इनको गाली दिया करते थे। तो आज हम इस बात को नहीं कहते थे कि इन्होंने गोली चलाई थी, हम ये याद दिला रहे हैं कि गोली चलाने वाले भी आज भगवान की शरण में जा रहे हैं, हम ये बात याद दिला रहे हैं। आपने बहुत सारे इसलिए बताए कि हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि वो भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए याद दिला रहे हैं कि वो कहते हैं शौचालय बना लेंगे, बहुत सारे इसलिए गिनाए। मैं कहता हूं कि आप इसलिए बता रहे हैं कि आप चुनाव की चौखट पर खड़े हुए हैं। ये वो लोग बताएंगे ना जो आज चुनाव की चौखट पे भगवान की शरण में गए हैं। हम तो हमेशा माते, देखिए हम चुनाव की चौखट पे खड़े हुए इसलिए भगवान राम का नाम नहीं ले रहे, वो चुनाव के कारण पहली बार गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका बहुत महत्वपूर्ण और देश भर का चैनल है, बहुत सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल है, लेकिन मैं इस बात को ये कहूंगा कि जिस समय देश और दुनिया के अंतर्गत ये 6-7 बार चुनाव हुए,
श्रीमती सोनिया गांधी मेरे ख्याल 6ठी या 7वीं बार अब की रायबरेली से चुनाव लड़ी होंगी, तो पहली बार है हवन करके नॉमिनेशन कराने गई हैं। कभी भी हवन करके नॉमिनेशन नहीं कराने गई, नमाज पढ़ के नॉमिनेशन कराने जरूर गई होंगी। पहली बार है कि इन राजनीतिक दलों को हवन कराने की जरूरत पड़ी और भगवान की शरण में जाना पड़ा, इनके लिए पहली बार है। हमारे लिए तो जीवन का पार्ट है, हमारा तो जीवन ही इसी में बीता है। हमारे तो आत्मा, आदर्श और आस्था भगवान राम है। राम 1991 में आपने पहला चुनाव जीता और उस वक्त एक युवा सतीश महाना को टिकट मिलने का पैमाना भी शायद यह था कि जन्मभूमि आंदोलन के साथ आप काम कर रहे थे। अब आप जब देख रहे हैं 2022 के चुनाव में, आपको लग रहा है कि वही मुद्दा उतना ही प्रासंगिक है और वो जीत दिलाएगा, वही हवा फिर बनेगी? देखिए, ये हर चीजें मैंने कहा एक कोई विषय नहीं होता। आज जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि आज हम अपने काम के नाम के ऊपर जीतेंगे। मैंने आपको बोला कि मोदी जी पहले नाम पर जीते थे और नाम और काम के नाम के ऊपर उनकी सीटें बढ़ी। मैंने जितनी भी बातें आपको फहरिस्त गिनाई है, काम की गिनाई है। ये सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के एक मंदिर के नाते से मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको चाहे सिंचाई की, चाहे किसान की बात करी हो, चाहे नौजवान की बात करी हो, चाहे शिक्षा की बात करी हो, चाहे हेल्थ की बात करी हो, ये सारी की सारी बातें ये उसके अंतर्गत नहीं आती। लेकिन हाँ, इस देश की आस्था भगवान राम है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आजकल एक भाषण में, आज सभी अखबारों में पढ़ा है कि कोई दो राजनीतिक दल जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व खो चुके थे, कभी मायावती के साथ मिले, कभी कांग्रेस के साथ मिले। कल उन्होंने एक भाषण दिया है कि उत्तर प्रदेश में खेला नहीं होगा, खदेड़ा जाएगा। तो जो बंगाल में हो रहा है ये उसका आगाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से वो आ गए तो इस देश में, प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को खदेड़ेंगे। खदेड़ने के आधार के ऊपर राजनीति होगी कि लोगों को खड़ा करके उनका साथ देने के आधार के ऊपर राजनीति होगी? भय फैलाकर राजनीति करेंगे, अराजकता फैलाकर राजनीति करेंगे, गुंडागर्दी फैलाकर राजनीति करें। ये खदेड़ा का मतलब क्या होता है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए प्रदेश की जनता के सामने। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि आप भी स्पष्ट करें कि बंगाल का जो आपने उदाहरण दिया उसमें खदेड़े जाने की बात की, तो कौन और किसको खदेड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में उसका आप क्या मायने निकाल रहे हैं, इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, वो जो बंगाल के सामने आ गया ना, क्योंकि ये बंगाल का उसका जिक्र करते हैं साथ में। ये सिर्फ एक अकेले अपनी बात नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश में खदेड़ा करेंगे या खेला करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे या जो करेंगे, ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि बंगाल में खेला हो गए, तो बंगाल में जीतने के बाद खेला हो रहा है। वहां पर आम आदमी को, आम नागरिक को अपना जीवन कैसे जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये सामने। अगर कोई ममता दीदी के पक्ष में नहीं बोलता तो वो जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हालत होती है। वहां पर रहने वाला हर व्यक्ति भय और आतंक से ग्रसित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि इन आधारों के ऊपर सरकारें नहीं बनाई जा सकती कि आप किसी को खदेड़ा करने की बात करते हैं। इन आधारों के ऊपर चुनाव नहीं जीता जा सकता कि आतंकवादियों और समाज के अंतर्गत द्वेष फैलाने वालों के साथ आप मिलेंगे। इस आधार के ऊपर राजनीति नहीं की जा सकती कि आप आतंक फैलाकर गुंडागर्दी के आधार के ऊपर लोगों को खदेड़ने की बात कहेंगे। इस देश में और इस प्रदेश में खदेड़ा होने की किसी को भी गुंजाइश नहीं है। सबको साथ मिलकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार के ऊपर सरकारें। मैं वापस आपके विभाग पे लौटता हूं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि देखिए बड़ी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, लेकिन वो निवेश नहीं बताते जो जमीन पे उतर गया है। कागज वाला डिटेल बता देते हैं, जमीन वाला नहीं बताते हैं। देखिए, इन्होंने देखना ही नहीं है। जिस समय ग्राउंड ब्रेक, पहले मैं ये जरूर बताना, जब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया क्योंकि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित मुझे प्रश्न आप करेंगे, मुझे इस बात का प्रसन्नता है और मैं इस अपेक्षा के साथ भी आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था 21 और 22 फरवरी 2018 को, एक साल से कम, और उसके 5 महीने के बाद ये 28 जुलाई 2018 को हमने एक ग्राउंड ब्रेकिंग करी थी। मैं स्वयं इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते से श्रीमान अखिलेश यादव जी के घर गया था। मैं स्वयं इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते से मोना जी से मिला था, जो कांग्रेस की लीडर हैं आज विधानमंडल की। मैं स्वयं सुश्री मायावती जी के पास गया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि उनके एजेंडे में ये नहीं था कि विकास इंडस्ट्री की बात की जा सकती है। मैंने इनको कहा कि आप आइए, हमने जितनी ग्राउंड ब्रेकिंग करी थी, हम सारे के सारे, हम 60-61 इंडस्ट्रीज मुझे याद है जो ऑपरेशनल हो गई थी। मैंने कहा इनकी सबकी फोटोग्राफ्स लगाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, आप आइए। हमने सभी राजनीतिक दलों के माननीय विधायकों को, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, माननीय सांसदों को, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और इनके पार्टी के नेताओं को सबको इनवाइट किया था, आगे देखो। लेकिन ये देखना नहीं चाहते थे क्योंकि इनको इंडस्ट्री से मतलब नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कभी इनके एजेंडे में नहीं रही। उस पिछले दिनों में इटावा गया था, तो वहाँ के एक पत्रकार मित्र ने, शायद आप ही के चैनल के थे, उन्होंने मुझसे पूछा
कि यहाँ इटावा में कितनी इंडस्ट्री लगी है। मैंने कहा इटावा वालों की वजह से पूरे प्रदेश में भी इंडस्ट्री नहीं लगती थी यार, अब धीरे धीरे वहां भी लगेंगी। दूसरी बात, अभी जो जैसे हाँ सर, वो अभी जैसे राम ने पूछा कि आपके विभाग की तरफ लौट, राम जी के लिए तो हम काम ही कर रहे हैं। और देखिए कि राम हम लोगों के लिए काम करते हैं और उस नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। यस, आई एग्री। ये जो लगता है, कभी आपको लगता है कि ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग आप करते हैं, जो राम ने सवाल पूछा आपसे कि इतने का निवेश आया, ये हमेशा बताया गया, ग्राउंड ब्रेकिंग में हमने बताया कि भाई हम इतना ले आए, क्या आपको लगता है कि एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र जरूरी है ये बताने के लिए कि वो आंकड़ा वो था, रियलिस्टिक ये है? रियलिस्टिक मैं बात बता रहा हूँ, मैं अब आपको रियलिस्टिक बताना शुरू करता हूँ। रियलिस्टिक ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाते से पेप्सिको वाले आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे को आलू की बेल्ट में, क्योंकि आलू से प्रोसेसिंग करके वो पेप्सिको वाले जो अपनी चिप्स वगैरह बनाते हैं उससे प्रोसेसिंग कर, तो आप हमें जगह बताओ। तो मेरा मन ये था कि वो कन्नौज में इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि कन्नौज में आलू की बेल्ट है। तो उन्होंने फर्रुखाबाद कन्नौज में यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे को एक और जगह बताओ। तो मैंने कहा आप जहाँ चाहते हो। उन्होंने कहा आप कोसी के उधर मथुरा में कोसी की तरफ भी आलू की बेल्ट। तो उन्होंने कहा वहाँ और यहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखिए आप इंडस्ट्री यूपी में लगा रहे हैं, आप कहीं भी लगाओ, मुझे प्रसन्नता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन, इस महीने की सितंबर 15 को मैंने उस इंडस्ट्री का जाके लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। ठीक है। इसी उत्तर प्रदेश में आइनॉक्स वाले अपने ऑक्सीजन प्लांट 50 टन का बनाते थे, आज 200 टन का बना रहे हैं। हमने उसका, मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, मैं वहां पर उपस्थित था। इसी उत्तर प्रदेश में जिस समय ये कहते हैं कि हमारे समय की इंडस्ट्री है, तो हो सकता है ये इतने विद्वान हो कि इनको पता हो कि 4-5 साल बाद कोविड आएगा, कोविड आने के बाद चाइना क्या करेगा और चाइना के साथ पूरे दुनिया भर के संबंध कैसे होंगे, और चाइना से इंडस्ट्री हटेगी और चाइना से इंडस्ट्री होकर सैमसंग डिस्प्ले की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आएगी और हिंदुस्तान में आने के बाद नोएडा में आएगी और नोएडा में उनका सैमसंग डिस्प्ले का यूनिट चालू हो जाएगा। तो ये शायद इनको उस समय भी पता था कि कोविड में भी ये भी हो सकता है क्या? ये इतने दूरदर्शी हैं कि इनको ये सारी की सारी बातें मालूम थे। इनको ये पता हो सकता था कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अभी हमने पिछले सप्ताह 1 रुपए में ब्रह्मोस को 200 एकड़ लैंड दी है। ब्रह्मोस जो दुनिया भर में आज सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है, उसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो गया। शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हमने 250 एकड़ जमीन झांसी में दे दी। शायद इनको ये बात नहीं मालूम होगी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा 21 और 22 फरवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी, जहां पर अलीगढ़ में हमने जितनी जमीन ली थी सारी की सारी जमीन दे दी। शायद उनको ये भी उस समय नहीं मालूम होगा कि अगर आज की डेटा सेंटर के लिए कोई नॉर्थ इंडिया नहीं आना चाहता, उत्तर प्रदेश से कोई आना नहीं चाहता था, आज सबसे बड़ा डेटा सेंटर अगर हीरानंद अडानीज लगा रहे हैं तो नोएडा में लगा रहे हैं, और आज सबसे बड़ा सेंटर अगर लगा रहे हैं तो अडानीज वहां पर लगा रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वाले उत्तर प्रदेश की तरफ देखना नहीं चाहते, आज माइक्रोसॉफ्ट वाले भी आज यहां पर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो आप कह रहे हैं। एबी मॉरिस जो ईस्ट बनाने का काम करते हैं, चित्रकूट में अपनी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। कानपुर महानगर में स्पर्श इंडस्ट्रीज वाले 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले उन्होंने किया था, अब उसको एक्सपेंशन करके 600 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि कानपुर के मंदना में, जैसे मैंने भी आपको शुरुआत में बोला कि खाने वाला मसाला अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे क्वालिटी प्रोडक्शन का शुरुआत हुई, हमने उनको जमीन दी और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चालू कर दी है और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मसाले फैक्ट्री यहाँ कानपुर आ रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम होगा, इनका एक्चुअली इंडस्ट्रीज के साथ केवल एक ही संबंध था, ये जो नोएडा जाना नहीं चाहते थे। मेरे से एक मित्र ने पूछा आप जैसे कि आईटी इंडस्ट्री तो नोएडा में आ रही है। नोएडा तो पहले भी उत्तर प्रदेश में था और एनसीआर का पार्ट था, लेकिन पहले दुनिया भर से अगर कोई आईटी इंडस्ट्री लगाने वाला हिंदुस्तान आता था तो हैदराबाद जाता था, बेंगलोर जाता था, चेन्नई जाता था, मुंबई जाता था, अहमदाबाद जाता था। लेकिन आज अगर आता है तो दिल्ली से उतर के उत्तर प्रदेश में आता है और अगले 2.5 साल में उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में उतर के उत्तर प्रदेश में ही रुकेगा। ये आईटी इंडस्ट्रीज की बात है। ठीक, एक बहुत से लोगों के फायदे की बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपके अनुभव के आधार पे हमें वो फॉर्मूला बताइए कि 6ठी से 7वीं बार, 7वीं से 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीता जा सके।
या आपके उन 300 विधायकों के भी काम आएगा जिनके दम पे आप कह रहे हैं कि फिर से 300 प्लस इस बार आएंगे? कौन सा फॉर्मूला है कि हारते नहीं आप? ये तो मेरे क्षेत्र की जनता से पूछना पड़ेगा, उसका जवाब वही देंगे। मैं इस बात को हमेशा इस बात का एक ही जवाब देता हूं कि मेरा और मेरे क्षेत्र की जनता में एक स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है, एक महत्वपूर्ण संबंध है। मैं पिछली विधानसभा में जिस समय बैठा था, 16वीं विधानसभा में, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार थी, तो मैं लॉबी में हम लोग बैठे हुए थे, तो सारे राजनीतिक दल के लोग वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ 12 लोग बैठे थे। तो 12 लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी बार बार कैसे जीतते हो? तो मैंने मजाक में कहा कि लोग वोट देते हैं तो जीत जाते हैं। उन्होंने कहा कैसे वोट देते हैं? मैंने कहा बटन दबाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मजाक नहीं, सही बताओ। तो मैंने कहा काम करते हैं तो जीतते हैं। तो उन्होंने कहा काम से कोई भी नहीं जीतता। ये राजनीतिक दल जो कहते थे काम से कोई भी नहीं जीतता, जिनको लगता है कि काम करने से जीता नहीं जा सकता, उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि आप काम करेंगे? तो मैंने कहा फिर कैसे जीता जाता है? उनका जीता इसलिए जा सकता है कि 2 लोगों में लड़ाई करवाओ, एक का पक्ष लो, एक को थाने में बुलवाओ, एक को छुड़वाओ। ये आधार होता था जिन राजनीतिक दलों का जीतने का। वो विकास क्या करवा सकते थे? फिर उन्होंने पूछा यार ये नहीं यार बताओ कैसे जीतते हो? आपके क्षेत्र की जनता आपसे डरती है क्या? ये प्रश्न था। क्योंकि जो लोग, ये जिन लोगों को टिकट देते थे, जो बड़े बड़े नाम जो आज जेल के शिक्षकों के अंदर हैं, उनसे लोग डरते थे। उनको लगता था कि लोग डरते हैं तभी वोट देते हैं। तो मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं, मैंने मजाक में बल्कि ये कहा, मैंने मजाक में ये कहा, फिर बाद में गर्व वाली बात बताऊंगा, मैंने कहा मेरी बीवी तो मुझसे डरती नहीं, लोग क्या डरेंगे? फिर बाद में मैंने उसको कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते हैं, और वो प्यार तब करेंगे जब आप उनकी अपेक्षाओं के प्रति खरे उतरोगे। और जीतता कोई व्यक्ति नहीं है लोकतंत्र में, जिसको जनता जिताती है वही जीतता। अभी आपने जिस तरीके से सारी चीजें बताई थी कि विपक्ष को क्या क्या नहीं मालूम, आपने तमाम सारी इंडस्ट्रीज बता दी, उसको देख के एक परसेप्शन अभी अभी मेरे सामने खड़ा होता है कि जैसे अफसरशाही जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बड़ी तेजी से और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। शायद इसीलिए संभव है मशीनरी भी है वो। मेरा सवाल इसी से रिफ्लेक्ट करता हुआ ये है कि फिर आपके डिप्टी सीएम को ये क्यों कहना पड़ता है कि अफसर सुने कार्यकर्ता की, अफसर सुने, वरना सरकार हमारी आएगी। इस भूल में मत रहना कि हम नहीं आएगी हमारी सरकार, हम 300 प्लस पे आने वाले। क्यों ऐसा उनको चेतावनी देनी पड़ती है? देखिए ये अफसर, ये नीचे डाउन टू द लेन, हर प्रकार के हमारा कार्यकर्ता ही हमारा आधार है। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता से बड़ी महत्वपूर्ण बात कोई नहीं है, लेकिन उस कार्यकर्ता की सुनी जाए सम्मान और इज्जत के साथ। अगर ये बात कही जाए तो कौन सी गलत बात है? अगर कोई भी मेरे पास आता है अपनी समस्या लेकर, मैं उसको कहूँगी अफसरों को इनकी सुननी चाहिए, अगर नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो इसमें कौन सी ये तो अच्छी बात है कि आप अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करें और अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दे रहे हो। आपको अगर हमारी कार्यकर्ताओं, कभी कभी होता है ना, कुछ लोग प्रभावित होते हैं, 5% ऐसे लोग होते हैं, 95% नहीं होते। तो कुछ लोगों को अगर लगता है कि सरकार चुनाव आने वाले हैं, तो उन लोगों को कहीं दिमाग नहीं खराब हो, तो इस बात के लिए चेतावनी देनी पड़ती है कि हमारा सरकार है और हमारी सरकार ही रहेगी और हमारे कार्यकर्ता का सम्मान ही रहेगा। एक सर ये भी सवाल है कि देखिए, जिस घर में बर्तन ज्यादा होते हैं और ज्यादा बड़े बड़े होते हैं वो बजने लगते हैं। कानपुर में वो गुंजाइशें तो नहीं बन रही हैं कहीं? देखिए वो तो छोटी सी एक न्यूक्लियर फैमिली से लेके बड़े तक होता है जी। मैं अब आपसे आपके बारे में पूछूंगा नहीं, मेरे साथ होता है जी। तो कोई, मैं सवाल का जवाब छोटे में निकाल गया। मेरा सवाल ये था कि कोई ऐसी दिक्कत जहां पर काम कर, देखिए मत भिन्नता कहीं भी हो सकती है जी, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो मत भिन्नता है ना, होती है समाज में। आप दो, हम 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए जो हमारे मित्र हैं, कुछ लोग कहेंगे मनोज जी को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, राम जी को बैठना चाहिए था। कुछ लोगों के मन में होगी कि मुझे वहां बैठना चाहिए था। आपको ये मत भिन्नता, ये ह्यूमन नेचर है, आप उसको कहाँ तक रोक लेंगे? आप कोई चीज, किसी को ये वाला फूल नहीं अच्छा लगता, दूसरा अच्छा लगता होगा, मत भिन्नता तो रहती है। और यही एक प्रोग्रेस। देखिए सारे लोग एक माइंडसेट के ऊपर जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सिस्टम फेल हो जाएगा। सब लोग एक माइंडसेट के ऊपर नहीं होता, पिता पुत्र एक माइंडसेट के ऊपर नहीं होते, पति पत्नी नहीं होते, माँ बेटा नहीं होते, सब लोग मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करना है, मत भिन्नता हो सकती है, मन भेद नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इतने सालों बाद आप उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्या 100 से 150 टिकट कटने जा रहे हैं क्या? देखिए ये पार्टी का काम होता है, इस बारे में किसी भी कार्यकर्ता को बोलना, मैं अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर बैठा मान रहा हूँ,
इसीलिए कोई सी भी कार्यकर्ता को बोलना कि किसकी टिकट कट जाएगी और किसकी नहीं कटेगी और 150 कटेंगे कि 5 कटेंगे कि 300 कटेंगी, ये कोई भी नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस बात को सोचने में सक्षम है कि किसकी कटेगी और किसकी नहीं कटेगी, और किसी की भी नहीं कटेगी और सबकी कटेगी। हम लोगों ने देखा ना गुजरात में, अगर मंत्रिपरिषद बदला तो सभी के सब बदल गए। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का जो रिस्ट्रिक्शन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बात कहना मेरे लिए अनुचित होगी। किसके चेहरे पर चुनाव होगा? स्वाभाविक रूप से माननीय मोदी जी के और योगी जी के। किसी तरीके के कोई डिफरेंसेस नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है? किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की घोषणा करी हुई है और ये सबके सामने, और यही है, इसी आधार पे सब कुछ होगा। आज की तारीख के ऊपर तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। फिर एक बार आते हैं आपके शहर के बारे में। आपने कहा कि शहर बिल्कुल बेहतर हो गया है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। बेहतर हो रहा है। कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्या मैं उनसे कह सकता हूं कि वो आपसे एक दो सवाल पूछ लें? जरूर जरूर। कोई सवाल पूछना चाहेगा? मेरा आपस में तालमेल अच्छा है। हाँ। आप ही किसी से पूछवा लो। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, एक सवाल यह है कि जब तक वहां से सवाल आता है, लेदर के क्लस्टर की एक बड़ी बात हो रही है और बात करी जो कानपुर में अभी लेदर आ रहा है, मैं एक छोटा सा उसका बता रहा हूँ। एक अभी जो कानपुर में लेदर आता है, चाहे मतलब दुनिया भर से जो इंपोर्ट होगा रॉ लेदर आता है, तो उसकी टेस्टिंग की अभी लैब दिल्ली में है। तो लेकिन अभी जिस समय हम लोगों ने मीटिंग करी है, तो अभी उस बात की यहाँ पर लैब कानपुर में स्थापित करके, ताकि कानपुर के लेदर इंडस्ट्री वालों को कठिनाई ना हो, यहाँ पर करी जा रही। अभी कानपुर में एक एसपीवी बनाकर रमईपुर के अंतर्गत लेदर क्लस्टर बनाने की बात थी। उस एसपीवी को जितनी भी परेशानियां थी, मैंने पिछले 1.5 महीना पहले ही उसके साथ बैठकर एसपी वालों को बुलाया, अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को बुलाया, एमएसएमई वालों को बुलाया, यूपीसीडा वालों को बुलाया, उसका तत्काल निस्तारण कर दिया और वहाँ पर हम नया एक लेदर क्लस्टर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे मतलब समाचार पत्रों में और मीडिया में और सुगबुगाहट इस बात की कि उत्तर प्रदेश से टैंडरीज छोड़कर बंगाल जा रही हैं। ये मेरे ख्याल सभी ने दिखाया था, मतलब जो चीज़ आई सामने वो मीडिया ने भी दिखाई। और वो कौन सी इंडस्ट्री बंगाल चलेगी? एक भी तो नहीं गई। कौन सी चलेगी है? एक भी नहीं गई। सब यहीं हैं, सब यहीं प्रसन्न हैं और सब यहीं काम करते हैं, सबके साथ मिलकर। मैं जिस समय इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पहले मेरी छावनी विधानसभा क्षेत्र में सारे के सारे टैंडरीज थी, और इनके लिए टैंडरियों के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इस टैंडरी मालिक यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, सबसे बहुत बड़ी संख्या में हमारा लेबर वहाँ पर काम करता है। मैं टैंडरीज के चलाने के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा हूँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो गंगा के प्रति अपवित्रता और ये जाता है, उसको एफ्लुएंट जाता है, उसको रोकने की बात है। अभी जिस समय मैंने बहुत नज़दीकी से इसकी बात करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे हमारे टैंडरीज वाले जो मित्र हैं हमारे, वो जो आंकड़ा देते हैं कि हम अगर 100 हाइट, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 हाइट का हम प्रोसेसिंग करेंगे, तो 100 हाइट की अगर वो प्रोसेसिंग करते हैं तो उतना एफ्लुएंट निकलने के हिसाब से हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट है। लेकिन 100 हाइट से ज़्यादा अगर वो एफ्लुएंट छोड़ते हैं तो हमारे पास नहीं है। तो हमने इस बात की सख्ती नहीं करी। कोई भी आदमी इस बात को नहीं कह सकता हमने किसी, जो टैंडरी सही तरीके से अपना काम कर रही है, वो एक भी टैंडरी एक भी दिन बंद नहीं हुई। लेकिन जो गलत तरीके से अपना सूचना दे रही हैं, जितना एफ्लुएंट उनको छोड़ना चाहिए उससे ज़्यादा एफ्लुएंट छोड़ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर सख्ती करेंगे। और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत यहाँ पर नया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी बनना प्रारंभ हो गया।